हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं 25 सवाल जो कि एरर डिटेक्शंस के होंगे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ये वीडियो आपको सिखाएगी भी, आपकी तैयारी को चैलेंज भी करेगी। साथ में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी। अब करना क्या है, आपको जल्दी से अपनी कॉपी पर 1 से लेकर 25 नंबर तक मार्क कर लेने। आपकी स्क्रीन पे सवाल आएगा, आप ट्राई करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। सही हो रहा है या गलत हो रहा है ये तो मुझे जानना ही है, पर मुझे ये भी चीज जाननी है कि क्या जो रीजंस ग्रामर के मैं दे रहा हूं, क्या आप ये रीजंस सोच पाए थे। अगर आप वो रीजन सोच पाओ तो समझ जाओ तैयारी बहुत तगड़ी है आपकी। ठीक है, मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 से बिना समय गवाए। सवाल है कि ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। जबकि हम उसके घर पहुंचे समय रहते वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। शायद ये सेंस कन्वे करने की कोशिश सेंटेंस कर रहा था। ऑल्दो क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है। पहला क्लॉज क्या है, वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, हम उसके घर पहुंचे समय रहते। यहां का वी सब्जेक्ट है और रीच्ड यहां का वर्ब है। ठीक है। सेकंड क्लॉज क्या है कि ही वाज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट, वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। हम शायद ये कहना चाह रहे थे, पर हमने लिखा क्या है ये ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट। अब जहां ध्यान लेके जाना चाह रहा हूं वहां पे ध्यान लेके जाइएगा अपना। यहां लिखा था वॉज लेफ्ट। क्या मैं ये कहूं कि ये बी के बाद V3 लिखा है? बहुत बार मैंने आपको समझाया है कि बी का मतलब होता है बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बिन। इनमें से किसी भी फॉर्म के बाद अगर V3 मिल जाता है तो समझ जाना आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में। इसका मतलब जिस क्लॉज को हमने पकड़ा है सेकंड वाले क्लॉज को, वो फिलहाल पैसिव वॉइस में लिखा है। अच्छा, अगर कोई चीज पैसिव वॉइस में लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसको आपने सब्जेक्ट माना वो उस एक्शन का रिसीवर है। सिंपल चीज है, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो है ये एक्शन का रिसीवर होगा। हमारा सब्जेक्ट कौन था? ही था। इसका मतलब ये जो लीव करने का काम है ना, ये ही कर नहीं रहा, ही के ऊपर हो रहा है। अगर हम पैसिव लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो घर से नहीं निकला, उसे छोड़ दिया गया। क्योंकि लीव का मतलब छोड़ना भी होता है। तो यहां जो लिखा था उसका, अभी जो लिखा है उसका मीनिंग ये बन रहा है कि जबकि हम उसके घर समय रहते पहुंचे थे, वो घर पे रह गया एयरपोर्ट के लिए। ही वॉज लेफ्ट, उसे छोड़ दिया गया एयरपोर्ट के लिए। क्या ये सेंस था? नहीं। यहां पे हम जो सेंस कन्वे करना चाह रहे थे वो ये था कि ही नाम का एक बंदा है, या ही प्रोनाउन जिसके लिए लगाया जा रहा है, वो निकल चुका था एयरपोर्ट के लिए। मतलब ये निकलने का काम इसी सब्जेक्ट ने किया है, इस सब्जेक्ट के ऊपर नहीं हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, निकलने का काम इस सब्जेक्ट ने किया है, इसके ऊपर नहीं हो रहा। अगर इसके ऊपर नहीं हो रहा है इसका मतलब हम पैसिव का सेंस कन्वे करना ही नहीं चाह रहे, हम एक्टिव का सेंस कन्वे करना चाह रहे हैं। एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके एक्शन का डूअर होना चाहिए। हम वही तो कह रहे हैं कि ये घर से निकला है, डूअर ही है, ही के ऊपर काम नहीं होगा, ही काम करेगा। इसका मतलब सेंटेंस कौन से वॉइस में होना चाहिए था? एक्टिव वॉइस में। हमने किस वॉइस में से लिख दिया है? पैसिव वॉइस में। बताओ एरर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल एरर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। पर सवाल यह है कि सुधार कर क्या लिखेंगे। ठीक है, ये तो ठीक है कि ये एरर है, हमें एरर सिर्फ फाइंड आउट नहीं करना, जैसे मैंने शुरुआत में बोला। होगा क्या वो समझते हैं। क्या आपको यहां से एक रूल याद आ रहा है कि हम लोग जब भी कभी पास्ट के दो एक्शंस का जिक्र करते हैं तो जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हैड प्लस V3 स्ट्रक्चर लेता है, और जो सेकंड एक्शन होता है वो V2 स्ट्रक्चर लेता है। क्या ये वाला रूल आपको याद आ रहा है? यहां देखना हुआ क्या कि हम किसी के घर पहुंचे और हमारे घर पहुंचने से पहले वो निकल चुका था। मान लेते हैं कि हम किसी के घर 9:15 पे पहुंचे और वो एयरपोर्ट के लिए 9:05 पे निकल चुका था। इसका मतलब ये है कि ये हमारा घर पहुंचना क्रोनोलॉजिकली सेकंड इवेंट है, और ये जो वो एयरपोर्ट के लिए निकला था ये क्रोनोलॉजिकली फर्स्ट इवेंट है। रूल ये कहता है कि जब भी आप फर्स्ट इवेंट को लिखो तो हेड प्लस V3 में लिखो, सेकंड इवेंट को लिखो तो V2 में लिखो। तो ये हेड प्लस V3 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने भी किस में लिखा है? हमने लिखा है वॉज लेफ्ट में। एरर है। क्या होना चाहिए था? हेड प्लस V3, मतलब होना चाहिए था हैड लेफ्ट। क्लियर है? अब ये दो रूल हमने इस क्वेश्चन से रिवाइज किए, मैं तीसरा रूल भी रिवाइज करूंगा, ध्यान से सुनो। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इन टाइम और ऑन टाइम में। आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोगों ने जब सवाल ये पढ़ना स्टार्ट किया होगा, ऑल्दो वी रीच्ड हिज हाउस इन टाइम, उन्हें ये चीज खटक रही होगी कि सर यहां भी एरर हो सकता है क्या? नहीं, एरर नहीं हो सकता, वो बिल्कुल करेक्ट है। पर मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देता हूं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो, इन टाइम और ऑन टाइम में डिफरेंस क्या होता है, पहले ऑन टाइम समझ लो। ऑन टाइम का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर अपने शेड्यूल पे जा रही है, एज शेड्यूल, तो वहां पे ऑन टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि हमारा क्लास 9 बजे स्टार्ट होने वाला था और मैंने एग्जैक्टली 9 बजे स्टार्ट कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई स्टार्टेड माई क्लास ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब जब शेड्यूल्ड था तब कर दिया। इन टाइम का मतलब होता है समय से ठीक पहले। एक कहावत है हिंदी में, बाल बाल, समझते हो कि नैरो स्केप, वैसे वाले सेंस को इन टाइम कहा जाता है। ठीक है, जस्ट बिफोर शेड्यूल्ड टाइम। आमतौर पर ना ये किसी डेस्परेट सिचुएशन की जगह पे यूज किया जाता है, हर बार नहीं, एब्सोल्यूट रूल नहीं है, पर ये आमतौर पर किसी डेस्परेट सिचुएशन के लिए यूज किया जाता है।
कि ट्रेन खुलने वाली थी 9 बजे, आप जस्ट 8:59 पे पहुंचे, तो आई रीच द स्टेशन इन टाइम बोलते हैं वहां पे। इन टाइम क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका सेंस जब आप बोल रहे हो तो आप सामने वाले को ये बताना चाहिए कि बाल बाल बच गया यार, ट्रेन छूटते रह गई मेरी। तो ऐसा वाला जब सेंस होता है ना कि बाल बाल बच गया, जस्ट शेड्यूल टाइम से पहले पहुंचो, वहां पे इन टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे क्या लिखा था, मान लेते हैं किसी को एयरपोर्ट छोड़ना था, तो हमने कहा कि हम जस्ट उसके घर पहुंचे थे, इसलिए वो सेंस में यहां पे इन टाइम का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां से हमने 3 रूल्स रिवाइज किए। पहला, एक्टिव कहां लगता है, पैसिव कहां लगता है। दूसरा, हमारा अगर पहला इवेंट और दूसरा इवेंट हुआ पास्ट का, तो पहले वाले में हैड, दूसरे वाले में V2, और फिर हमने रिवाइज किया इन टाइम एंड ऑन टाइम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। लिखा है द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस टू शैंटी ड्वेलर्स बट ऑल्सो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मेजर मुंबई लोकेलिटीज। ठीक है, बढ़िया सवाल है, लंबा सवाल है, देख लेते हैं। लिखा है द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट यहां का सब्जेक्ट है, रीडेवलपमेंट उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। हम किस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो इसका नाम है रीडेवलपमेंट, या जिसे रीडेवलप किया गया, पहले भी कभी डेवलप किया गया होगा, फिर से डेवलप किया जा रहा है। तो लिखा है कि द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड, आपको दिख रहा होगा यहां पे भी पैसिव का फॉर्म है, B+V3 लिखा हुआ है, इज एम्ड लिखा हुआ है। तो हम कहना यह चाहते हैं कि प्रोजेक्ट किसी को एम नहीं कर रहा, प्रोजेक्ट का एम ये है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, प्रोजेक्ट तो कोई इंसान है नहीं कि किसी को एम करेगा, प्रोजेक्ट का कुछ एम हो सकता है, तो पैसिव तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लिखा है द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग, नॉट जस्ट के बाद जेरेंड लिखा हुआ है, प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करने की बात की जा रही है? गुड हाउसेस, नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस, किन्हें अच्छे घर देने की बात हो रही है? टू शैंटी ड्वेलर्स। लिखा है नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग, जेरेंड है यहां का, जेरेंड अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, तो हाउसेस उसका ऑब्जेक्ट है, गुड उसके लिए एडजेक्टिव है। मैं अलग करके दिखा दे रहा हूं क्योंकि सेंटेंस लंबा है, परेशान कर सकता है। टू प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन है? ड्वेलर्स। ड्वेलर्स कैसे हैं? शैंटी है, बेसिकली ड्वेलर्स कहा जाता है वैसे लोगों को जिनका एक स्थायी घर नहीं होता है। ठीक है, तो शैंटी ड्वेलर्स का मतलब है बड़े गरीब किस्म के जो लोग हैं। ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसका एम केवल ये नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें घर प्रोवाइड कराया जाए, बट ऑल्सो डेवलपिंग, फिर से जेरेंड है, डेवलपिंग व्हाट? डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। डेवलपिंग का ऑब्जेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, अराउंड प्रेपोजिशन द मेजर मुंबई लोकेलिटीज। अराउंड प्रेपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट है लोकेलिटीज, द मेजर मुंबई इसके लिए एक एडजेक्टिव का फ्रेज का काम कर रहा है। ठीक है, द मेजर मुंबई लोकेलिटीज। हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। ठीक है, सेंटेंस में दम नहीं है, आपको सिर्फ सेंटेंस लेंथ में लंबा है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें एक एक करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कहां एरर हो सकता था, कहां एरर है, क्या रूल इसमें फॉलो हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को सुनना। लिखा है कि द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग। हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी सेंटेंस में नॉट ओनली हो तो उसके साथ बट ऑल्सो लगता है। कभी कभी लूज टर्म्स में हम यहां पे नॉट बट भी यूज कर लेते हैं, ये भी आपको पता होगा, और आगे चल के कभी कभी बट केवल कर दिया जाता है, बट ऑल्सो नहीं किया जाता, लूज टर्म्स में ये चलता है। तो देखो, नॉट जस्ट यहां पे लिखा था और आगे बट ऑल्सो लिखा था, तो हम इसको एरर नहीं मान सकते, ये बात बिल्कुल ठीक है। आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, एक होता है थियरी ऑफ पैरेललिज्म, जो ये कहता है कि जब भी आप किसी कंजंक्शन के साथ दो चीजों को जोड़ते हो तो पुरजोर प्रयास करना चाहिए कि दोनों बराबर बराबर साउंड करें। कहने का मतलब है फॉर्म्स सेम हो। तो देखना यहां पे लिखा था नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग, प्रोवाइडिंग इज अ जेरेंड, गुड हाउसेस टू शैंटी ड्वेलर्स बट ऑल्सो डेवलपिंग, डेवलपिंग इज ऑल्सो अ जेरेंड। तो जिन दो चीजों को यहां पे नॉट जस्ट बट ऑल्सो जोड़ रहा था वो दोनों जेरेंड है, तब तो सही है ना, थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म तो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। अच्छा, प्रोवाइड क्या किया जाता है? गुड हाउसेस, तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, मैं यहां से मार्क कर रहा हूं, इसमें कोई एरर नहीं है। टू शैंटी ड्वेलर्स किन को देगा? ड्वेलर्स को देगा, कोई एरर नहीं है। बट ऑल्सो, अभी मैंने बोला बट ऑल्सो के बाद डेवलपिंग होगा, कोई एरर नहीं है। क्या डेवलप करने की बात हो रही? इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई एरर नहीं है। अराउंड द मेजर मुंबई लोकेलिटीज उसका ऑब्जेक्ट है, कोई एरर नहीं है। जहां जहां एरर नहीं मिल सकता हमने उसको डिस्कस करके काट दिया। अब हमारा सेंटेंस बच रहा है, या तो नो एरर होगा या तो होगा द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड। ठीक है, अब आ जाओ इसमें हम देखते हैं सेंटेंस एक्चुअली था क्या। लिखा है कि द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट, देखो एम्ड ना एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, किसी किसी सेंस, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, खास करके आप जब ये कहना चाहते हो कि इसका जो पर्पस है वो ये है, तो उसे एम एट कहा जाता है। यहां क्या लिखा था कि द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड व्हाट होना क्या चाहिए था? द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड एट नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग। इसको आप एक तरीके से और सोच सकते थे, अगर यहां पर जेरेंड लिखा हुआ है तो जरूर इसके पहले कहीं ना कहीं कोई प्रीपोजिशन रहा होगा जिसका ऑब्जेक्ट का काम ये करेगा।
क्या बोला मैंने, फिर से सुनो। यहां अगर जेरेंड लिखा है तो जरूर इसके पहले कहीं ना कहीं पे कोई प्रीपोजिशन रहा होगा जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। कहीं कोई प्रीपोजिशन दिख रहा है क्या? नहीं, इसका मतलब एरर है। यहां पर होना क्या चाहिए था, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड एट, नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग। अब हुआ क्या था समझना, यहां पे दो सेंटेंसेस थे। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस टू सेंट्री ड्वेलर्स, फुल स्टॉप। फिर से, द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड एट डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड द मुंबई लोकेलिटीज। जब इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया, क्योंकि दोनों में द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड एट कॉमन था, उसको कॉमन निकाल लिया गया और फिर कंजंक्शन नॉट जस्ट बट ऑल्सो की मदद से बचे हुए दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया गया, बचे हुए दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया गया। क्या ये बात समझ में आएगी? इसका मतलब एट दोनों में कॉमन है और इसी एट के इन्फ्लुएंस की वजह से यहां भी प्रोवाइडिंग हो रहा है और यहां भी डेवलपिंग हो रहा है। क्या ये बात समझ पाए आप? बढ़िया सवाल था। 3 पे पढ़ते हैं। Krishnakali, an early riser and a nature lover, goes to morning walk at Ravindra Sarovar Lake before dawn. लिखा है कि कृष्णकली जो कि एक अर्ली राइजर है, ये अपोजिशन है, मतलब ये कृष्णकली के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कह रहे कृष्णकली एन अर्ली राइजर, एक जल्दी उठने वाला व्यक्ति। राइजर यहां पर एक तरीके से कह लो कि कृष्णकली के लिए आ रहा है क्योंकि अपोजिशन है और उसके लिए एडजेक्टिव अर्ली आ रहा है, अर्ली के लिए आर्टिकल एन आ रहा है, तो एन अर्ली राइजर कोई एरर नहीं है। एंड अ नेचर लवर, इसी के बारे में बात हो रही है कि नेचर लवर भी है, तो ये अर्ली राइजर है, जल्दी उठने वाला है, नेचर लवर भी है, यहां कहीं कोई एरर नहीं है। गोज टू मॉर्निंग वॉक, हमारा सब्जेक्ट कौन था? कृष्णकली ही था, हमारा सब्जेक्ट तो कृष्णकली ही था। कृष्णकली एक व्यक्ति का नाम है तो सिंगुलर है, तो यहां पे गोज होना चाहिए, बिल्कुल सही है। एक मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है, कहां जा रहा है? रविंद्र सरोवर करके कोई जगह है, वहां जा रहा है, लेक है, ठीक है, वहां जा रहा है। कब जा रहा है? बिफोर डॉन, डॉन से पहले। बिफोर एक प्रीपोजिशन है यहां पर, डॉन उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कब जा रहा है? सुबह सुबह पहले। आपको पता होगा डॉन सूर्योदय के पहले के वक्त को कहते हैं। तो क्या मीनिंग है इसका कि कृष्णकली जो कि एक जल्दी उठने वाला व्यक्ति है और एक प्रकृति का एक मतलब पसंदीदा व्यक्ति है, वो पसंद करने वाला व्यक्ति है, वो जाता है रविंद्र सरोवर लेक पे सुबह से पहले वॉक पे, ठीक है। एरर कहां पर है? देखो इसमें एरर है प्रीपोजिशन का, बहुत बेसिक एरर है पर पकड़ना मुश्किल है। टू का इस्तेमाल किया जाता है डेस्टिनेशन के लिए, ये आपने पढ़ा होगा। फॉर का इस्तेमाल किया जाता है पर्पस बताने के लिए, ये भी आपने पढ़ा होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां टू क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये स्कूल जो है ये उसके घर से निकलने का डेस्टिनेशन था। घर से निकल के कुछ दूर चलते कहां पहुंचना था, उसका घर नहीं था, स्कूल था। तो क्या था कि स्कूल था। अगर वो स्कूल जा रहा है, डेस्टिनेशन जा रहा है, तो उसके लिए आपको प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसी में पर्पस बता दूं, फॉर एग्जाम्पल ही इज गोइंग फॉर हायर स्टडीज, अब मैं कह रहा हूं कि वो विदेश जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो ना आगे पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई के लिए जा रहा है। तो ये जो हायर स्टडीज है ये उसके बाहर जाने का पर्पस है ना? और पर्पस बताने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? फॉर लगता है। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको? टू डेस्टिनेशन बताता है, फॉर पर्पस बताता है। आओ सवाल पे। लिखा था कृष्णकली जो अर्ली राइजर नेचर लेवर है वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। अच्छा, मॉर्निंग वॉक किसी जगह का नाम है? नहीं ना, तो वो डेस्टिनेशन हो सकता है क्या कभी? नहीं। अगर मैं ये कहता कि वो सुबह सुबह रविंद्र सरोवर लेक जाते हैं तो वहां पे मैं डायरेक्टली टू लगा देता, लेकिन यहां पे पर्पस पहले डिफाइन कर दिया गया कि वो क्यों जा रहे हैं, वो मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं। ये वाला जो मॉर्निंग वॉक है ये पर्पस बता रहा है। तो भाई साहब अगर पर्पस बता रहा है फिर टू क्यों लिख रहे हो? टू तो जगह के नाम के लिए लगेगा जहां पे वो जा रहा है, मॉर्निंग वॉक कोई जगह का नाम नहीं है। इसका मतलब क्या होगा वहां पर? कृष्णकली एन अर्ली राइजर नेचर लवर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, कि वो बाहर जाते, गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली। सब्जेक्ट है यहां का बोथ साइंस एंड रिलीजन। एक रूल यहां से जो रिवाइज हो रहा है वो ये है कि बोथ के बाद एंड लगता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। लिखा है बोथ साइंस एंड रिलीजन, दोनों जो साइंस है और रिलीजन है, ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ का, चूंकि प्लूरल है तो क्या लिखा हुआ है? आर नेसेसरी, आर लिंकिंग वर्ब है, नेसेसरी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिखा है कि दोनों साइंस और रिलीजन जो है वो जरूरी है, किसके लिए जरूरी है? फॉर मैन, फॉर प्रीपोजिशन है, मैन उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड फॉर, देखो एक बार ये प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को यहां से मार्क कर रहा हूं, एक प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को दूसरे प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल यहां पे किया गया, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तो क्या लिखा हुआ है? नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रिस्पेक्टिवली, कि साइंस और रिलीजन जो है ये दोनों इंसान के लिए जरूरी है और किसी भी इंसान के बाहरी और भीतरी जो व्यक्तित्व है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें एरर कहां पर है।
मैंने बता दिया बोथ के बाद एंड होगा, तो इस पार्ट में तो कहीं कोई एरर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये प्लूरल था तो आर नेसेसरी होना चाहिए था, कोई एरर नहीं है। फॉर मैन इंसान के लिए, एंड फॉर देयर लिखा है, फॉर देयर। ठीक है, अब समझना, ये जो देयर आया हुआ है ये किसके लिए आया हुआ है? किसके आउटर और इनर सेल्फ के लिए साइंस और रिलीजन जरूरी है? मैन के, मैन के। अब जहां तक मैं समझ पाता हूं, मैन सिंगुलर होता है, मेन प्लूरल होता है ना? मैन सिंगुलर होता है और मेन प्लूरल होता है। अगर ये सिंगुलर नंबर है तो इसके लिए क्या हम एडजेक्टिव देयर यूज कर सकते हैं? नहीं भाई साहब, देयर बनकर आता है दे से, हमें दे यूज ही नहीं करना, हमें क्या यूज करना है? मैन के लिए ही यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? हिज यूज करेंगे। तो चलो सुधार दिया। क्या एरर है? एरर कौन से पार्ट में? इस पार्ट में। हम क्या करेंगे? देयर को हटा के हिज करेंगे, फिर भी सेंटेंस गलत है। आधा अधूरा पढ़ेंगे, यही हो। रट्टा नहीं मारना, हर चीज को समझना है। अभी भी एरर क्यों है? क्योंकि आपने जब ये सेंटेंस लिखा ना कि आर नेसेसरी फॉर मैन, आपने मैन को देख के देयर हटा के इज कर दिया। अभी इसमें एरर है आर्टिकल का। क्या एरर है? अगर किसी सेंटेंस में आप कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करते हो तो आपको उसके पहले नेसेसरीली कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आई एम टीचर, ही इज बॉय, नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि टीचर भी सिंगुलर काउंटेबल नंबर है और बॉय भी सिंगुलर काउंटेबल नंबर है। मुझे बोलना पड़ेगा कि आई एम अ टीचर, ही इज अ बॉय। आप जब भी कहीं पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगाते हो तो हमेशा आपको नेसेसरीली उसके पहले कोई आर्टिकल लगाना पड़ता है। यहां क्या लिखा हुआ था? आर नेसेसरी फॉर मैन, ये तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लूरल होता है ना, मैन होता है ना इसका मतलब यहां पे क्या लगा देंगे? अ। आर नेसेसरी फॉर अ मैन एंड फॉर हिज आउटर एंड इनर सेल्फ। अब इसको सुधारने के दो तरीके हैं। पहला ये, आप इसके पहले अ लगा दीजिए और देयर को हिज कर दीजिए, जहां पे आपको दो बार चेंजेस करने पड़ेंगे। या सिंपली हम ये कर सकते हैं कि हम यहां से मैन को हटा के मेन कर देते हैं। अगर हमने मैन को हटा के मेन किया तो देखो फायदा क्या हुआ। हमने इसको जैसे ही प्लूरल किया, हमें देयर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सही है। दूसरा, ये एक जनरल सेंटेंस था ना कि साइंस और रिलीजन दोनों एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए जरूरी है, ये तो जनरल सेंटेंस है, तो ये क्या किसी खास व्यक्ति के ऊपर लगेगा? नहीं। इसका मतलब अगर हम इसको सिंगुलर रखने की कोशिश करें और हम मैन के आगे अ लगा के इसको भी हिज करके सोचे कि दोनों जगह सुधार दिया, सेंटेंस सही है, फिर भी सेंटेंस अननेचुरल साउंड करेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जेनरिक तरीके से हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। इसका मतलब आप इसको प्लूरल रखिए, तो क्या हो जाएगा? आर नेसेसरी फॉर मेन एंड देयर। तो इसमें एक लाइन में एरर ये था, मैन नहीं होगा, उसके जगह पे मेन होगा, जिसे देख के हमें यहां पे देयर करना है। यहां पे हमने दोनों रूल्स रिवाइज किए कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता, और जब भी आप एडजेक्टिव लगाओगे तो आप अकॉर्डिंग टू द नाउन लगाओगे। 5 पे बढ़ते हैं। लिखा है, दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, दे रिमेन्ड साइलेंट। दो कंजंक्शन है यहां का, लिखा है द पुलिस। द पुलिस यहां का सब्जेक्ट है, याद आ रहा होगा आपको, अगर कहीं पे पुलिस लिखा है, कैटल लिखा है, ये सब हमेशा प्लूरल होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुलिस प्लूरल है। यहां पे लिखा है कि दो द पुलिस ट्राइड, वर्ब है यहां का, क्या ट्राई किया? ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स, जबकि पुलिस ने हर तरीके के मेथड्स अपना लिए। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स, ये कंजंक्शन था, सब्जेक्ट है, वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट है। टू इलिसिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन निकालने का पुलिस ने हर तरीके से कोशिश कर ली। इंफॉर्मेशन एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर होगा। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं होता, बस रिवीजन करवा रहा हूं रूल का। इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट, दे रिमेन साइलेंट, पब्लिक के लिए यूज किया जा रहा है, दे बिल्कुल सही है, वो चुपचाप थे। तो क्या कहा जा रहा है कि जबकि पुलिस ने हर तरीके का मेथड इस्तेमाल कर लिया कि इंफॉर्मेशन निकलवा दिया जाए, लेकिन वो पब्लिक हमेशा पूरे तरीके से शांत थी। यहां पे एरर है होमोनिम का। यहां पे ये वर्ड इलिसिट नहीं, ये वर्ड इलिसिट होगा। इलिसिट की दो स्पेलिंग होती है, एक होता है ILLICIT, जिसका मतलब होता है गैर कानूनी, समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ। इलिसिट का मतलब होता है टू इवोक, कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना, उसे इलिसिट कहा जाता है। इस चीज को मैंने डिटेल में इधर लिखा है। इलिसिट ELICIT एक वर्ब है, ILLICIT एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन और रिएक्शन, किसी से कोई रिएक्शन निकलवाना या इंफॉर्मेशन निकलवाना। इलिसिट आई वाला जो, इसका मतलब होता है इलीगल या फॉरबिडन, जो कानून के हिसाब से अपराध है। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीच इलिसिटेड अपलॉज, जो स्पीच था उसकी वजह से लोग तालियां बजाने पे मजबूर हो गए, उनसे अपलॉज निकलवाया गया। ही वॉज जेल्ड फॉर इलिसिट एक्टिविटीज, उसे जेल हो गए, क्यों? गैर कानूनी काम कर रहा था। तो ये आई वाला जो है इसका मतलब होता है गैर कानूनी, ई वाला जो है उसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन निकलवाना। हमें यहां पे कोई वर्ब चाहिए था, क्योंकि टू के बाद V1 होता है,
तो हमें वर्ब तो ये वाला मिलेगा ना। दूसरा, यहां पे इंफॉर्मेशन निकलवाने की बात की गई थी, तो क्या यूज करोगे? इलिसिट। क्या यूज्ड है? इलिसिट। एरर है, कहां गया? ऑप्शन नंबर ए, इलिसिट नहीं होगा, क्या होगा इसकी जगह पे? इलिसिट होगा। बढ़िया सवाल, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय अ यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। लिखा कि वैकेंसी जो है वो फिल की गई थी। देखना फिर से, यहां पे वॉज फिल्ड लिखा हुआ है, जिसका मतलब है बी प्लस V3। मैं बस आपको अंडरलाइन कर करके बता रहा हूं ताकि आपके जहन में मैं बिठा पाऊं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। द वैकेंसी वॉज फिल्ड, अब ये देखो पैसिव वॉइस है, जिसका मतलब है फिल करने का काम वैकेंसी के ऊपर हुआ है, तो ऑब्वियसली वैकेंसी को फिल किया जाएगा, वैकेंसी किसी को फिल नहीं करेगा, तो पैसिव का सेंस बिल्कुल सही है। द वैकेंसी वॉज फिल्ड किसके द्वारा किया गया? बाय अ यंग स्कॉलर, बाय प्लस एजेंट लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं, यहां तक बात बिल्कुल ठीक है। हु किसके लिए यूज किया जा रहा है? स्कॉलर के लिए यूज किया जा रहा है। आपको याद आ रहा होगा, हु का इस्तेमाल हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। हु से स्टार्ट हुआ कोई भी फ्रेज हमें रिलेटिव फ्रेज कहलाता है, जिसका मतलब होता है जो भी नाउन है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेंटेंस यहां तक भी सही था कि द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय यंग स्कॉलर, लेकिन हम उसमें ऐड करना चाहते हैं हु लगा के। अब हम स्कॉलर के बारे में आपको ज्ञान देंगे। क्या ज्ञान है भाई? कि स्कॉलर हु हैड, जो वैकेंसी था उसे भरा गया एक स्कॉलर के द्वारा, जिसके पास, यहां हैड पोजीशन वाला है, हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज, जिसके पास क्या था? नॉलेज था। ठीक है, हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज। अच्छा, नॉलेज क्या है? यहां का नाउन है, और यहां पे क्या लिखा हुआ था? एक्सटेंसिबल नॉलेज, उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑफ एंशिएंट आर्ट, किसका नॉलेज था? एंशिएंट आर्ट का। ऑफ प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट। राइट, जहां एरर नहीं उसे काट देते हैं, यहां पे हमने पढ़ लिया था, यहां पे कोई एरर नहीं है। ऑफ एंशिएंट आर्ट में कोई एरर नहीं है। हु इंसान के लिए आता है, कोई एरर नहीं है। हैड आता है, कोई एरर नहीं है। एरर है कहां? या तो क्वेश्चन नो एरर है, या तो जो पोर्शन मैंने छोड़ दिया वहां एरर है। आइए चेक करते हैं। लिखा है एन एक्सटेंसिबल नॉलेज। अब देखो यहां एक ही पार्ट में दो एरर है। कैसे? पहला, एक्सटेंसिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे खींचा जा सके, जिसे एक्सटेंड किया जा सके। जैसे कि आपने सुना होगा ये एक्सटेंसिबल डेडलाइन है, जिसका मतलब है कि ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 10 तारीख तक काम करना ही है, ये आगे भी बढ़ सकता है, तो वो एक्सटेंसिबल डेडलाइन होता है। आप जो कहना चाहते हो वो कहना चाहते हो उसके पास वैरायटी का नॉलेज है। आप ऐसा बोलोगे कि उसके पास खिंचा हुआ ज्ञान है? नहीं ना। आप कहना चाहते हो कि उसके पास वैरायटी ऑफ नॉलेज है, हर चीज के बारे में उसे बहुत पता है, तो उसे एक्सटेंसिव कहा जाता है भाई साहब। क्या कहा जाता है? एक्सटेंसिव। तो एक्सटेंसिबल इज नॉट द करेक्ट वर्ड टू यूज इन दिस कंटेक्स्ट, वी शुड यूज एक्सटेंसिव नॉलेज। तो पहला एरर यह है कि यहां पे एक्सटेंसिव होगा। दूसरा एरर, नॉलेज एक अनकाउंटेबल चीज है, आप नॉलेज को गिन नहीं सकते। जिस चीज को गिन नहीं सकते उसका आगे एन कैसे लगाओगे? गलत होगा या नहीं होगा? क्या उसको एक नॉलेज था? नहीं नहीं, तो कहना हम ये चाह रहे हैं, द वैकेंसी वाज फिल्ड बाय यंग स्कॉलर हु हैड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। नो नीड टू यूज एन, नो नीड टू यूज एक्सटेंसिबल, रादर हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे एक्सटेंसिव के साथ। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, having deprived of their houses in the recent earthquake, they had no other option but to take shelter in a school. लिखा है हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस। उन्हें डिप्राइव मतलब होता है किसी चीज से वंचित होना, तो जब उनका घर नहीं रहा, ठीक है, हाल फिलहाल में जो अर्थक्वेक आया था उसमें शायद उनका घर चला गया, दे हैड नो अदर ऑप्शन, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बट टू टेक शेल्टर इन अ स्कूल। वो लोग एक स्कूल में रुके, उनके पास और कोई जगह नहीं थी रुकने की, उनके पास और कोई उपाय नहीं था। तो क्या लिखा हुआ है? हैविंग डिप्राइव्ड। राइट, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को आज तक समझ नहीं आया कि बीइंग V3, हैविंग V3 और हैविंग बीन V3 में क्या डिफरेंस होता है। रट्टा तो मार लेते हैं, पास्ट पार्टिसिपल है, डैंगलिंग पार्टिसिपल्स है, सबने रट्टा मार लिया है। समझा आज तक बहुत कम लोगों ने है कि तीनों में डिफरेंस होता क्या है। मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले अगर कहीं पर बीइंग प्लस V3 लिखा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का पैसिव होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं साफ भाषा में कि बीइंग के बाद अगर आपने V3 लिख दिया तो ये पैसिव कंटेक्स्ट में यूज किया जाएगा, जिसका मतलब है जो सब्जेक्ट है वो काम करेगा नहीं, उसके ऊपर काम होगा। आपने अगर कहीं पर हैविंग के बाद बिन यूज कर दिया और बिन के बाद V3 यूज कर दिया तो ये भी पैसिव होता है। इसका कंटेक्स्ट होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर काम हो रहा है। अब ये कोई नई बात नहीं है, आज ही के वीडियो में 3 बार बोल चुका हूं कि अगर किसी सेंटेंस में आपने बी प्लस V3 यूज किया तो पैसिव है। तो देखो यहां बी का फॉर्म बीइंग यूज्ड है या नहीं, यहां बी का फॉर्म बिन यूज्ड है या नहीं। तो जो मैं कह रहा हूं उसी को रिपीट कर रहा हूं कि बी के बाद अगर V3 आ गया तो समझ जाना पैसिव है, बी के बाद V3 आ गया तो समझ जाना पैसिव है। अच्छा, जहां बी के बाद V3 नहीं आया, जैसे कि सेकंड वाले में हैविंग प्लस V3 लिखा हुआ है, तो भाई साहब ये एक्टिव वॉइस होता है।
क्या होता है, ये एक्टिव वॉइस होता है। ठीक है, पहले पैसिव एक्टिव वाला क्लियर कर लेते हैं। लिखा है कि बीइंग स्कोल्डेड ही स्टेड साइलेंट। मतलब बीइंग स्कोल्डेड आपको दिख रहा होगा, बीइंग प्लस V3 है, सब्जेक्ट कौन है यहां का, ही। तो मीनिंग ये बन रहा है कि उसने किसी को नहीं डांटा, उसे डांटा गया। और देखो बिल्कुल सही कंटेक्स्ट भी है कि उसके बाद वो चुप था। वो चुप कब था, जब उसे डांट पड़ी। इसका मतलब डांटने का काम उसने किया क्या, नहीं, उसके ऊपर हुआ। तो जब सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है उसको पैसिव कहते हैं। तो लिखा है बीइंग स्कोल्डेड, जब उसे डांट पड़ी, ही स्टेड साइलेंट, वो चुपचाप था। क्या ये बात समझ में आई है? मैंने क्या बोला, बीइंग प्लस V3 पैसिव होता है। अच्छा, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 भी पैसिव होता है, आइए चेक कर लेते हैं। हैविंग बीन वार्न्ड ही स्टेड अवे। क्या हम ये कहना चाहते हैं कि उसने वार्न किया और वो दूर खड़ा था? नहीं, यहां हम कहना चाहते हैं उससे वार्न किया गया और वो दूर खड़ा था। तो क्या लिखा है, हैविंग बीन वार्न्ड ही स्टेड अवे। ये ही किसके लिए आ रहा है, मतलब ही यहां का सब्जेक्ट है। ये क्या बता रहा है कि उसे ही वार्न किया गया था। अगर ही के ऊपर ही काम किया जाए तो पैसिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 100% पैसिव होना चाहिए। तो ये भी पैसिव सेंस में, ये भी पैसिव सेंस में। फिर से याद करा रहा हूं, बीइंग के बाद V3, हैविंग बीन के बाद V3, ये हमेशा पैसिव होता है। रट्टा मत मार लेना, कॉमन सेंस है, बार बार बोलता हूं, B प्लस V3 है, B प्लस V3 है, पैसिव होगा। ठीक है, हैविंग प्लस V3 जो है ये एक्टिव होगा। देखो, हैविंग डन हिज होमवर्क ही वेंट आउट। क्या उसके होमवर्क को किया गया? नहीं, यहां हम कह रहे हैं कि ये जो ही बंदा है ना, इसने अपना होमवर्क किया। तो इसने अपना होमवर्क किया और ये बाहर चला गया। होमवर्क किसने किया, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट अगर डूअर हो, सब्जेक्ट अगर डूअर हो तो वो एक्टिव होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस एक्टिव है या नहीं, बिल्कुल है। तो यहां से हमने पहली लर्निंग क्या ली है कि बीइंग प्लस V3, हैविंग बीन प्लस V3 पैसिव सेंस कन्वे करेगा और हैविंग प्लस V3 जो है ये एक्टिव सेंस कन्वे करेगा। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कहां यूज करेंगे बीइंग प्लस V3? अभी तो मैंने कह दिया कि ये वाला भी पैसिव और ये वाला भी पैसिव है, तो क्या हम दोनों को कहीं भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, कहीं भी कैसे यूज करेंगे, दोनों में अंतर है, बहुत सिंपल अंतर है। क्या अंतर है, देखो, बीइंग प्लस V3 यूज किया जाता है जब आप दो काम साथ साथ कर रहे हो या दोनों के बीच में बहुत कम समय का अंतर है। हैविंग प्लस बीन प्लस V3 या हैविंग प्लस V3 एक्टिव या पैसिव, जो सेंस आपको लग रहा है सेंटेंस का, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब काम एक के बाद एक हो। वही चीज ऊपर लिखी हुई है कि बीइंग प्लस V3 का टाइम फोकस होता है साइमल्टेनियस काम को लेकर, जिसका मतलब है दोनों काम साथ में हो रहे हैं। एग्जांपल देखना, लिखा है बीइंग स्कोल्डेड ही स्टेड साइलेंट। चूंकि उसे डांटा गया था वो चुपचाप था। अब क्या ऐसा होगा कि उसे 3 दिन पहले डांटा गया था और 3 दिन बाद तक वो चुपचाप है? नहीं, जनरल सेंस में हाँ, बहुत अगर ऐसा नाराज होने वाला बंदा हो तो अलग बात है, हम एक्सेप्शंस नहीं पकड़ रहे, पर जनरल सेंस में किसी को अभी डांटा जाएगा तो वो अभी चुप होगा। इसका मतलब ये दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं ना, साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या होगा, बीइंग प्लस V3 होगा। हैविंग प्लस V3 कहां लगता है, जहां पे एक काम पहले हुआ दूसरा काम बाद में हुआ। जैसे कि हैविंग डन हिज वर्क ही वेंट आउट, अपना काम खत्म करके वो बाहर चला गया। तो यहां पे दो काम हुए, पहला उसने अपना काम खत्म किया, दूसरा वो बाहर गया, एक के बाद एक काम हो रहा है। तो देखो हैविंग प्लस V3 लिखा है। हैविंग बीन वार्न्ड ही स्टेड अवे, उसे वार्निंग दी गई तो वो दूर खड़ा है। अच्छा, पहले वार्निंग दी गई होगी तभी तो अभी दूर खड़ा है, इसका मतलब ये काम पहले हुआ, ये काम बाद में हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं बीइंग प्लस V3 का इस्तेमाल होगा जब साथ साथ काम हो, हैविंग प्लस बीन प्लस V3 का इस्तेमाल होगा जब एक के बाद एक काम हो, या हैविंग प्लस V3 का इस्तेमाल होगा जब एक के बाद एक काम हो। तो तीनों स्ट्रक्चर्स में दो जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाओ सवाल का कंटेक्स्ट। क्या लिखा हुआ था कि हैविंग बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर हाउसेस, मतलब उन्हें अपने घर से निकाल दिया गया। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वो जो लोग थे उन्होंने किसी को नहीं निकाला, अर्थक्वेक आया और मजबूरन उन्हें अपने घर से निकलना पड़ा। तो क्या इन्होंने किसी को घर से निकाला कि यही घर से निकल गए? कंटेक्स्ट तो यही लग रहा है कि यही घर से निकल गए तब जाकर स्कूल में रह रहे हैं। इसका मतलब ये जो घर से निकालने की बात है, ये डूअर है उस एक्शन का या ये रिसीवर है उस एक्शन का? ये किसी को निकाल रहा है कि नहीं निकाला जा रहा है? ऑब्वियसली नहीं निकाला जा रहा है, इसका मतलब डूअर तो नहीं है, ये क्या है, रिसीवर है। जहां भी हमारा सब्जेक्ट रिसीवर का काम करता है हम समझ जाते हैं कि ये कौन सा वॉइस होगा, ये होगा पैसिव वॉइस। कौन सा वॉइस होगा, पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हैविंग प्लस V3 होता है क्या? अभी जस्ट समझाया कि हम जब पैसिव लिखते हैं तो स्ट्रक्चर होता है हैविंग प्लस बिन प्लस V3। क्या होता है, हैविंग बिन V3। तो होना क्या चाहिए था, हैविंग बिन डिप्राइव्ड। लिखा क्या है, हैविंग डिप्राइव्ड। क्या ये चीज क्लियर है? क्या आप ये समझ पाएंगे कि हमें इस सेंटेंस में पैसिव चाहिए था, हमने एक्टिव यूज कर लिया। बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट टू बोरो अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days। जो टीचर है उन्होंने एडवाइस किया, किसे एडवाइस किया, स्टूडेंट को एडवाइस किया कि आप एक बुक जो है वो बोरो कर लो। ठीक है, आप एक बुक जो है वो उधार ले लो लाइब्रेरी से 3 दिन के अंदर। लिखा है द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट। अगर आपने नरेशन पढ़ा होगा तो आपको ये रूल पता होगा कि नरेशन का रूल नहीं है, रूल तो वर्ब का है, पर ये नरेशन में यूज होता तो आपने वहां जरूर पढ़ा होगा कि एडवाइस अपने बाद टू नहीं लेता।
अब जो एग्जैक्ट रूल है मैं वो बता देता हूं कि एडवाइज इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। और अगर आप इंसानों की बात करना चाहते हो तो इसके बाद इंसानों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, तो इसके तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही एडवाइज्ड मी। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि ही एडवाइज्ड टू मी, अगर मैं ये बोलूंगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या है? ही एडवाइज्ड टू हटेगा यहां से, राइट। अच्छा, इसमें ना एक और वर्ड है, कंफ्यूजिंग वर्ड बोलूंगा मैं इसको, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अभी भी बच्चे गलत करते हैं। लैंड और बोरो में डिफरेंस नहीं समझ में आता। देखो, लैंड का मतलब होता है उधार देना, बोरो का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। जैसे आई हैव बोरोड 500 रुपीज, तो मैंने उधार लिया है 500। आई हैव लेंट टू 500 रुपीज, मैंने आपको 500 रुपए उधार दिए हैं। तो उधार देने को लैंड कहा जाता है, उधार लेने को बोरो कहा जाता है। अगला, when one hears of the incident about the plane crash he feels very sorry। लिखा हुआ है कि when one hears, सब्जेक्ट क्या है यहां का? one है, वर्ब क्या है? hears। one एक इंडेफिनिट नंबर को शो कर रहा है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे? one hears, बिल्कुल सही है कि जब किसी को पता चलता है, किसके बारे में? ऑफ द इंसिडेंट। किस इंसिडेंट के बारे में? अबाउट द प्लेन क्रैश। तो अबाउट प्रीपोजिशन, प्लेन क्रैश उसका ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, इंसिडेंट उसका ऑब्जेक्ट। यहां तो कोई एरर नहीं है। आगे बढ़े, लिखा when one hears of the incident about the plane crash he feels very sorry। यहां लिखा he feels, he सिंगुलर था, उसके लिए feels आया, वर्ब तो बिल्कुल ठीक है। कैसा फील करता है? बहुत ज्यादा दुख व्यक्त करता है। एरर क्या है? प्रोनाउन का बहुत सिंपल एरर। अगर हम लोग किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट में वन लिखते हैं जो डेफिनेट नहीं है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आगे आने वाले हर उस सब्जेक्ट पे जो वन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या हर उस एडजेक्टिव या प्रोनाउन पे जो वन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, हम वन के फॉर्म को ही लिखते हैं। याद होगा आपको कि वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स नहीं होता, वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स होता है। सेम रूल यहां भी फॉलो होगा। व्हेन वन हियर्स ऑफ द इंसिडेंट अबाउट द प्लेन क्रैश वन फील्स वेरी सॉरी, नॉट ही फील्स वेरी सॉरी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वन फील्स वेरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10, if we have no definite aim before us we would only wander about in aimless pursuits of achieve nothing। लिखा हुआ है कि अगर हम, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। इफ लिखा है यहां पे, मतलब इफ क्लॉज है हमारा। वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस, क्या रूल होता है? अगर हम फर्स्ट कंडीशनल देखें तो इफ होगा, सब्जेक्ट होगा V1 या V5 होगा, आगे चल के सब्जेक्ट होगा विल होगा, उसके बाद बेस फॉर्म होगा और आगे का फॉर्म होगा। देख लेना, लिखा हुआ है इफ वी हैव, वी सब्जेक्ट है यहां का, हैव यहां का वर्ब है, याद आ रहा होगा आपको, हैव एक मेन वर्ब भी होता है। लिखा है इफ वी हैव नो डेफिनेट एम, अगर हमारे पास कोई डेफिनेट एम नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है यहां का। बिफोर अस, बिफोर प्रीपोजिशन, उसके लिए ऑब्जेक्ट आया है, कोई एरर नहीं इस पार्ट में। वी वुड ओनली वंडर, हम केवल ये सोचेंगे, वंडर अबाउट इन एमलेस परस्यूट, हम केवल सोचेंगे जगह जगह बिना फायदे के घूमना, एंड अचीव नथिंग, और कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बन रहा कि अगर हमारा कोई डेफिनेट एम नहीं है तो हम जगह जगह सोचेंगे। जगह जगह सोचेंगे कैसे? जगह जगह घूमेंगे कहना चाह रहे हैं ना। एरर कहां पर है? दो एरर है जो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। सबसे पहले यहां लिखा भी वुड ओनली वंडर, सबसे पहले वुड नहीं होगा, वुड कंडीशनल सेकंड में होता है, तो उस केस में फिर यहां पे हैड होना चाहिए था। तो आप ऐसा करो कि वुड को देख के इधर हैड कर दो, वो भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक और एरर है। अब जो एरर है वो वर्ड का एरर है। वंडर का मतलब होता है किसी चीज को सोचना। फॉर एग्जाम्पल, आई वंडर सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, आई वंडर हाउ वुड आई गेट दिस मच मार्क्स, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं इतना नंबर कैसे ला सकता था, ठीक है। आई वंडर हाउ कैन आई क्रैक दिस एग्जाम, मैं सोच रहा हूं कि मैं कैसे एग्जाम क्रैक करूं। तो वंडर का मतलब होता है सोचना। क्या हम एमलेस परस्यूट्स को सोचेंगे और कुछ नहीं हासिल करेंगे? क्या लिखा हुआ था कि अगर हमारे जीवन में कोई निश्चित एम्बिशन नहीं है तो हम एमलेस परस्यूट को सोचेंगे? नहीं, हम एमलेस परस्यूट पे निकलेंगे और कुछ हासिल नहीं होगा। यहां पर मीनिंग था कि हम भटकते रहेंगे और हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो वॉन्डर, वंडर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? वॉन्डर, वॉन्डर, WANDER। यहां पे क्या लिखा था? WONDER। एरर है, 100% एरर है। तो सुधार कर क्या होना चाहिए? विल होना चाहिए, और विल के बाद क्या होगा? WANDER, वॉन्डर अबाउट। वॉन्डर अबाउट मतलब हम यहां वहां भटकते रहेंगे एमलेस परस्यूट्स में और हमें कुछ हासिल नहीं होगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। दो एरर है, वुड को चेंज करके विल करेंगे, वंडर को चेंज करके वॉन्डर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स while I was in New Delhi on vacation this summer। ऑलरेडी ये क्वेश्चन में बता चुका हूं।
लिखा है कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ज्यादा निराश था। आई सब्जेक्ट है, एम लिंकिंग वर्ब है, रियली डिसअपॉइंटेड यहाँ का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, रियली उसके लिए एडवर्ब है। तो लिखा है कि आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, क्यों डिसअपॉइंटेड है? इन नॉट हैविंग सॉ माई फ्रेंड्स, कि मैं अपने दोस्तों को नहीं देख पाया, वाइल जबकि आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं न्यू दिल्ली में था तो मैं अपने दोस्तों को नहीं देख पाया छुट्टियों के दौरान इस समर में। मैंने बोला कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कैसे? लिखा है आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सॉ, अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया था कि हैविंग के बाद V3 होता है। अगर आप देखोगे तो सी V1 है, सॉ V2 है, सीन V3 है, तो यहां क्या होना चाहिए था? V3 होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? हैविंग सीन हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग सीन। ठीक है, सॉ को सीन। पर क्या बात यहां खत्म हो जाती? बात यहां खत्म हो जाती है, मैं एरर ये वाला देता क्यों? अगर ये एरर मैंने छांट के दिया तो कुछ बात होगी ना इसमें। एक और एरर, क्या एरर है? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नहीं होगा, नोट करके लिखना, डिसअपॉइंटेड इन समवन होता है, एंड डिसअपॉइंटेड एट इज लिख दिया भाई, इन एट समथिंग होता है। जब आप किसी चीज से निराश होते हो ना, उसे डिसअपॉइंटेड एट कहा जाता है। जब आप किसी व्यक्ति के परफॉर्मेंस से निराश होते हो तो उसे डिसअपॉइंटेड इन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलूंगा कि आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन माई टीम, मतलब मुझे उससे बहुत उम्मीद थी, उन्होंने मुझे लेट डाउन किया है, मैं उनमें निराश हूं। आई एम डिसअपॉइंटेड इन देम, मतलब उनको हटाने का वक्त आ गया, मैं उनसे डिसअपॉइंटेड हूं। आई एम डिसअपॉइंटेड एट दे आर नॉट परफॉर्मिंग, मैं कह रहा हूं कि मुझे निराशा किस बात से कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। जब आप किसी बात से नाराज हो ना, उसे डिसअपॉइंटेड एट कहा जाता है। यहां क्या लिखा हुआ था कि मैं अपने दोस्तों से निराश हूं, या मैं इस मुद्दे से निराश हूं कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। कंटेक्स्ट ये है कि मैं उस मुद्दे से निराश हूं कि मैं उनसे मिल नहीं पाया। तो होना क्या चाहिए था? आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एट नॉट हैविंग। यहां क्या लिखा हुआ था? इन। तो एरर एक ये भी है कि यहां पे इन नहीं होगा, इसके जगह पे एट होना चाहिए। आप यहां फॉर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, द न्यूज़पेपर्स दे एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। सब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़पेपर्स। सब्जेक्ट क्या है? दे। दो सब्जेक्ट है। एडमिट वर्ब है यहां का। क्या एडमिट कर रहे हैं? ये पूरा पूरा एक नाउन क्लॉज है। ये एडमिट कर रहे हैं दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स, कि एडवर्टाइजिंग सब्जेक्ट है यहां का, इस वाले क्लॉज का। समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस, एडवर्टाइजिंग सिंगुलर है, उसके लिए इन्फ्लुएंसेस आया, बिल्कुल ठीक है। देयर एडिटोरियल पॉलिसी, देयर या तो न्यूज़पेपर के लिए आ रहा है या तो दे के लिए आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये सेंटेंस बहुत अननेचुरल साउंड कर रहा है क्योंकि इसमें हमने एक वर्ब लिया है एडमिट और उसके लिए दो सब्जेक्ट लगा दिया है, न्यूज़पेपर्स और दे। दोनों में से कोई एक ही सब्जेक्ट तो होगा। या तो मैं बोलूं द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट, या तो मैं बोलूं दे एडमिट दैट। दोनों में से कोई एक लगेगा। इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में है? फर्स्ट पार्ट में। यहां पे दे नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था? सिंपली द न्यूज़पेपर्स। ठीक है, अब ये थोड़ा आसान सवाल आ गया। 13 नंबर, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड देम टू हैव अ थॉरोली क्लीनिंग ऑफ द मशीन आफ्टर ईच यूज। जो टेक्नीशियन था, सब्जेक्ट है यहां का, उसने रिमाइंड कराया, रिमाइंड यहां का वर्ब है, देम यहां का ऑब्जेक्ट है। क्या रिमाइंड कराया? टू हैव, टू के बाद बेस फॉर्म लगता है, टू के बाद V1 लगता है, हैव अपने आप में V1 है, इसलिए यहां पे टू हैव लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। टू हैव व्हाट? टू हैव अब अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट लेगा, कोई ऑब्जेक्ट लेगा। देखो क्या, मैं अगर मैं आपसे पूछूं टू हैव व्हाट? टू हैव अ थॉरो क्लीनिंग, अ थॉरोली क्लीनिंग, ये लिखा हुआ है। अच्छा, क्लीन का क्लीनिंग बनाया गया है यहां पे जेरेंड, क्योंकि इसे नाउन जैसा ट्रीट करना था। साफ करने के एक्शन को क्लीनिंग कहा जाता है। तो लिखा हुआ है हैव अ थॉरोली क्लीनिंग। ये अ किसके लिए आ रहा है? ये नाउन क्लीनिंग के लिए आ रहा है। इसका मतलब क्या मैं ऐसे बोलूं कि टू हैव का ऑब्जेक्ट है थॉरोली क्लीनिंग है? बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये वाला नाउन है। आगे क्या लिखा हुआ था? इसको क्वालिफाई करने के लिए एक एडवर्ब आया था, थॉरोली। हम सब जानते हैं कि थॉरो का मतलब होता है डीप, उसके आगे एलवाई लगा के थॉरोली बनाया जाता है। थॉरो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, उसके आगे एलवाई लग गया तो ये एडवर्ब बन गया। क्या आपको एलवाई रूल याद आ रहा है? मैंने पूरी पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप देखना टॉप 10 जो कॉन्सेप्ट है उसमें रूल, जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है वो एलवाई रूल का है। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि किसी भी एडजेक्टिव के आगे एलवाई लगा के एडवर्ब बनाया जा सकता है। आप देखो यहां पे लिखा था अ थॉरोली क्लीनिंग, इसका मतलब ये वाला एडवर्ब था। अच्छा, एक एडवर्ब तो है, वो तो किसी एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, वर्ब को, इनको क्वालिफाई करने के लिए आता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी आएगा। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए तो एडजेक्टिव आता है। इसका मतलब एरर है, 100% एरर है। होना क्या चाहिए था? थॉरोली क्लीनिंग नहीं होगा, थॉरो क्लीनिंग होगा। आपको एडजेक्टिव यूज करना था, आप एडजेक्टिव यूज करो, क्लीनिंग की जगह पे थॉरो यूज होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14,
I recall you telling me the story of the 7 witches, but I cannot remember where or when. मुझे याद है कि आपने मुझे 7 चुड़ैलों की कहानी सुनाई थी, लेकिन मुझे यह नहीं याद है कि कब सुनाई थी और कैसे सुनाई थी। लिखा हुआ है I recall you telling, रिकॉल यहां का वर्ब है, ठीक है। याद रखना रिकॉल अपने बाद जेरेंड लेता है, तो क्या लिखा हुआ था, आई रिकॉल यू टेलिंग, ये वाला क्या है, जेरेंड। टेलिंग हुम, टेलिंग मी, टेलिंग का ऑब्जेक्ट है, कौन क्या, टेलिंग क्या बताया था मैंने, स्टोरी, डाई ट्रांजिटिव होता है, ये वाला उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द स्टोरी, किसकी स्टोरी, ऑफ 7 विचेस, ऑफ 7 विचेस, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके साथ नाउन आया है 7 विचेस, बट कंजंक्शन, आई कैन नॉट रिमेंबर, आई सब्जेक्ट है, कैन नॉट मॉडल है, मॉडल अपने बाद बेस फॉर्म लेता है, रिमेंबर, क्या रिमेंबर, क्या याद नहीं मुझे, वेयर और व्हेन, कहां बताया था, कब बताया था, हमने सेंटेंस को अलग अलग कर लिया। अब देख लेते हैं इसमें एरर क्या लिखा हुआ है, आई रिकॉल यू टेलिंग मी, अभी मैंने बोला कि रिकॉल के बाद जेरेंड आता है, इसका मतलब अगर मैं ये बोलूं कि जो टेलिंग हमने यहां पे लिखा है वो टेलिंग एक जेरेंड है, तो मैं गलत नहीं बोलूंगा, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर ये एक जेरेंड है, क्या आपको याद आ रहा है कि अगर हम किसी भी जेरेंड के पहले कोई प्रोनाउन लगाने की कोशिश करें तो हमेशा ये प्रोनाउन, मतलब हमेशा तो नहीं बोलूंगा पर प्रिफर किया जाता है कि ये प्रोनाउन हमेशा पॉजिटिव में हो, जिसका मतलब है हम पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज कर ले वहां पे। यहां क्या लिखा हुआ था, आई रिकॉल यू टेलिंग, यू टेलिंग नहीं होगा, आई रिकॉल योर टेलिंग होगा। अगर आपने वर्ब पढ़ा है तो आपको ये रूल याद आ रहा होगा कि अगर हम किसी भी सेंटेंस में जेरेंड यूज करते हैं तो ये प्रयास किया जाता है कि उसके पहले अगर कोई भी एक प्रोनाउन या एडजेक्टिव का फॉर्म है तो पॉजिटिव केस में हो, तो होना क्या चाहिए, आई रिकॉल योर टेलिंग मी, नॉट यू टेलिंग मी। क्वेश्चन नंबर 15, when Albert stayed at African jungle, he chose to put up with many inconveniences such as wild animals and poisonous insects. लिखा है कि when Albert यहां का सब्जेक्ट है, stayed यहां का वर्ब है, कहां रुका था, at African jungle, when कंजंक्शन था, सेकंड क्लॉज यहां से स्टार्ट हुआ, he chose, choose का V2 chose होता है, मतलब कंटेक्स्ट पास्ट टेंस का बिल्कुल ठीक है, यहां भी स्टेड लिखा हुआ था, he chose to put up with, पुट अप विथ एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी मतलब होता है झेलना, इंग्लिश में हम जिसको एंड्योर कहते हैं, ठीक है। तो उसने चूज किया कि वो पुट अप विथ करेगा, मतलब वो एंड्योर करेगा, टू के बाद बेस फॉर्म होता है, तो देखो पुट लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। किसको झेलने की बात की गई है, बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस को, ये ऑब्जेक्ट है पुट अप विथ का, मैनी इनकन्वीनियंस, जैसे कि सच एज वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, पॉइजनस इंसेक्ट्स। तो यहां से यहां तक तो कोई एरर नहीं है, हमने एक एक करके सारी चीजों को देख लिया। अब यहां पे या तो कोई एरर या तो क्वेश्चन नो एरर लिखा है, व्हेन एल्बर्ट स्टेड एट अफ्रीकन जंगल। क्या आपको यह बात पता है कि एट का इस्तेमाल हम लोकेशन के लिए करते हैं, ऑन का इस्तेमाल हम सरफेस के लिए करते हैं, और इन का इस्तेमाल हम किसी भी 3D फिगर के अंदर एग्जिस्ट करने को कहते हैं। जैसे कि कोई बॉक्स है, मान लो एक कोई बॉक्स है, इसके अंदर अगर एक बॉल पड़ी है तो हम इसे इन द बॉक्स कहेंगे, अगर इस सरफेस पे पड़ी है तो हम ऑन द बॉक्स कहेंगे, और अगर मुझे लोकेशन बताना होगा तो मैं एट द बॉक्स बोलूंगा। यहां पे एक जंगल की बात की गई है। अब जंगल कैसा होगा, ऐसे ऐसे करके पेड़ होंगे, मेरी ड्राइंग खराब है मैनेज कर लेना, ऐसे ऐसे करके पेड़ होंगे, और इसके अंदर कोई व्यक्ति है, इसका मतलब वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, जैसे एक बॉक्स में एक बॉल घिरा हुआ है, 3D फिगर है, इसका मतलब क्या इसमें इन नहीं होना चाहिए। आप अफ्रीकन जंगल की बात कर रहे हो, इसके लिए एट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन का, कि जब वो अफ्रीकन जंगल के अंदर रह रहा था तब उसने ये चूज किया कि वो झेलेगा बहुत सारे इनकन्वीनियंसेस। इसका मतलब हम किसी 3D फिगर के अंदर रहने की बात कर रहे हैं, वहां पे इन का इस्तेमाल कीजिए, एट का नहीं। बढ़िया सवाल। 16, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। रटा रटाया सवाल है, मुझे रूल रिवाइज करवाना था इसलिए मैंने इसको रखा है। आपको पता है कि लुक फॉरवर्ड टू जो है वो अपने आप में एक फ्रेज है, एक फिक्स्ड फ्रेज है, जिसमें ये टू जो है ये इन्फिनेटिव, जो एक इन्फिनेटिव का जो पैटर्न होता है उसको नहीं फॉलो करता, ये यहां पे एक प्रीपोजिशन का काम करता है। चूंकि यहां पे एक प्रीपोजिशन का काम करता है, लाइक एवरी प्रीपोजिशन, ये अपने बाद अगर वर्ब लेगा तो वो आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको डायरेक्टली रूल बना दिया गया कि लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू अपने बाद जेरेंड लेता है। मैंने रूल बता दिया आपको कि ये टू यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो नेचुरली ये अपने बाद हमेशा जेरेंड लेगा। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट, मीट नहीं होगा, मीटिंग होगा। रीजन ये है कि ये 2 + V1 बना के इंफिनिटिव का जोड़ा नहीं बना रहा है, यहां पे ये इस लुकिंग फॉरवर्ड टू जो फ्रेज है उसका पार्ट है, ये टू, क्योंकि ये इसका पार्ट है, यहां पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आईएनजी में होना चाहिए। तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग देयर पेरेंट्स, ठीक है। अब ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो अपने बाद हमेशा जेरेंड लेंगे, रटवाने की जगह पे मैं आपको समझा देता हूं।
लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज है, इसमें टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो देखो लिखा हुआ है आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। सिमिलरली इज एम आर के बाद अगर यूज टू हो गया, जैसे उसे आदत है इस चीज की, हिज यूज टू, तो हिज यूज टू गेटिंग होगा, हिज यूज टू गेट नहीं होगा। बी एक्कस्टम्ड टू, वो इस बात से परिचित है, शी इज एक्कस्टम्ड टू वर्किंग लेट, उसे आदत है, वो परिचित है इस चीज से कि उसे लेट तक काम करना पड़ेगा। कन्फेस टू, गलती मानना, ही कन्फेस्ड टू चीटिंग, उसने अपनी गलती मान ली कि वो चीट कर रहा था। एडमिट टू, स्वीकार करना, शी एडमिटेड टू ब्रेकिंग द रूल, उसने स्वीकार किया कि उसने रूल्स तोड़े हैं। ऑब्जेक्ट टू, विरोध करना, दे ऑब्जेक्टेड टू बिल्डिंग द मॉल देयर, मॉल में, वो मॉल वहां बन रहा था, उन्होंने इसका विरोध किया। बी कमिटेड टू, इज एम आर कमिटेड टू, शी इज कमिटेड टू हेल्पिंग द पुअर, वो अपने आप को झोंक चुकी है कि वो गरीबों की मदद करेगी। बी अपोज टू, किसी चीज के खिलाफ होना, ही इज अपोज टू चेंजिंग द लॉ, वो खिलाफ है कि कानून ना बदला जाए। इन एडिशन टू, किसी चीज के साथ साथ, इन एडिशन टू टीचिंग शी राइट्स बुक, मतलब वो पढ़ाने के अलावा वो किताबें भी लिखती है। बी डेडिकेटेड टू, शी इज डेडिकेटेड टू इंप्रूविंग एजुकेशन, वो डेडिकेटेड है जो एजुकेशन उसे इंप्रूव करने में। तो इतने जितने भी फ्रेजेस आपको दिख रहे हैं, इन सब के बाद नेसेसरीली आप हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल करोगे। कौन से हैं, एक बार आंख बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, बी accustomed टू, कन्फेस टू, एडमिट टू, ऑब्जेक्ट टू, बी कमिटेड टू, बी अपोज टू, इन एडिशन टू, बी डेडिकेटेड टू। फिर से लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, बी accustomed टू, कन्फेस टू, एडमिट टू, ऑब्जेक्ट टू, बी कमिटेड टू, बी अपोज टू, इन एडिशन टू, बी डेडिकेटेड टू। फिर से आंखें बंद रहेंगी। लुक फॉरवर्ड टू, बी यूज्ड टू, बी accustomed टू, कन्फेस टू, एडमिट टू, ऑब्जेक्ट टू, बी कमिटेड टू, बी अपोज टू, इन एडिशन टू, बी डेडिकेटेड टू। इन सब के बाद हमेशा जेरेंड का फॉर्म आएगा। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। देखो यार, आप देख रहे हो कि ऐसे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने में मैं बहुत वक्त ले रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली 25 क्वेश्चन में 25 मिनट या 20 मिनट में भी समझा सकता था। मैं इतना टाइम लेकर इसलिए पढ़ा रहा हूं, या इतना टाइम लेकर इसलिए पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि, क्योंकि मैं एक वीक में कम वीडियोस लेकर आता हूं। मेरा जो फोकस रहता है वो क्वालिटी पे रहता है, क्वांटिटी पे नहीं। मैं हफ्ते में 6 वीडियो लेके आऊं और जो सो पढ़ाकर निकल जाऊं, वो ठीक नहीं होगा। रैदर मैं नंबर कम रखूं, लेकिन मैं जो पढ़ाऊं वो क्वालिटी पढ़ाऊं, कि एक स्टूडेंट का टाइम ना वेस्ट हो मेरे वीडियो देखते हुए। अब मैंने इस वीडियो को इतने डिटेल में इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे सारे रूल्स रिवाइज करने हैं। आप भी देख रहे हो कि जितने रूल्स मैं रिवाइज कर रहा हूं ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैं अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं जितनी हेल्प कर पाऊं उतनी करूं। अब आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये चैनल ग्रो करे, क्योंकि अगर ग्रोथ मिलेगी तो मुझे भी काम करने का मोटिवेशन मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, ताकि यूट्यूब को पता चले कि वीडियो अच्छी है। उसके बाद आप शेयर जरूर कर देना अगर आप पुराने मेरे स्टूडेंट हो। अगर आपका ग्रोथ होगा, ये आपकी फैमिली है, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा अगर मेरा ग्रोथ होगा, मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा अगर ग्रोथ होगा तो। ठीक है, साथ ही साथ में अगर नए बच्चे हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, मेरे प्लेलिस्ट पे जाना, आपको बहुत सारे प्रैक्टिस वीडियोस मिल जाएंगे। मैंने शायद ही कभी ग्रामर की वीडियोस डाले हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 या 7 मेरे केवल ग्रामर के वीडियोस हैं, बाकी पूरा मेरा चैनल केवल प्रैक्टिस मटेरियल से भरा हुआ है। एग्जाम का टाइम है, प्रैक्टिस करना है, जाओ जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। हर एक वीडियो को देखो, आपको सब में क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। सब्सक्राइब करना मत भूलना। लिखा है कंसीडरिंग द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड अर्ली रिप्लाई हैज एक्सपेक्टेड। लिखा है कि ये मानते हुए कि प्रॉब्लम जो है वो बहुत सीरियस है। ग्रेविटी का मतलब होता है, ग्रेविटी मतलब होता है सीरियसनेस। तो मानते हुए कि प्रॉब्लम्स जो है बहुत सीरियस है, एक अर्ली रिप्लाई की उम्मीद है। एन अर्ली रिप्लाई हैज एक्सपेक्टेड। देखो क्या लिखा हुआ है, हैज प्लस V3, मतलब कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके एक्शन का डूअर होना चाहिए। देख लो, लिखा हुआ है कि एक अर्ली रिप्लाई जो है वो उम्मीद कर रहा है। अर्ली रिप्लाई इंसान है कि उम्मीद कर रहा है? अर्ली रिप्लाई उम्मीद कर रहा है कि अर्ली रिप्लाई की उम्मीद की जा रही है? सेंस इस बात का बन रहा है कि कंसिडरिंग, ये कंसिडर करते हुए कि प्रॉब्लम बहुत ग्रेव है, एक अर्ली रिप्लाई की उम्मीद की जा रही है। जिसका मतलब यह है कि अर्ली रिप्लाई किसी की उम्मीद नहीं कर रहा, अर्ली रिप्लाई की उम्मीद की जा रही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, इट इज नॉट द डूअर, इट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। एक्सपेक्ट एक्शन का ये रिप्लाई रिसीवर है। अगर ये रिसीवर है, इसका मतलब हमारा सेंटेंस कौन से वॉइस में होना चाहिए था, पैसिव वॉइस में होना चाहिए था। पैसिव वॉइस में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी प्लस V3 फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हैज बिन एक्सपेक्टेड। क्लियर है? 18 पे पढ़ते हैं। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप of young social workers that have accepted to help and develop the village in 3 months। ये ऐसा एरर है जो बहुत कम बच्चे पकड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ड का एरर है। क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर। हरी जो है उसे लीडर अपॉइंट किया गया, लीडर ऑफ अ ग्रुप। हरी जो है उसे लीडर ऑफ द ग्रुप अपॉइंट किया गया। ठीक है, यहां पे ये लीडर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं है, ये पोजीशन। इसके आगे आर्टिकल मत लगा देना कि हरी वॉज अपॉइंटेड द लीडर ऑफ अ ग्रुप। यहां पे ये उसको एक पदवी दी गई है,
ठीक है, एक पोस्ट का नाम है, ये आर्टिकल नहीं लगेगा उसके आगे। हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स, यहां तक कोई एरर नहीं है। दैट हैव, देखो लिखा है दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प, एक्सेप्टेड टू हेल्प, ध्यान से सुनना, यहां लिखा हुआ है दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प। दैट का एंटेसिडेंट कौन है? वर्कर्स है। वर्कर्स प्लूरल है तो यहां पे उसके लिए वर्ब हैव आया, कोई एरर नहीं है। ये प्लूरल है तो ये प्लूरल है, कोई एरर नहीं है। हैव का हैव का इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है, तो दैट बिल्कुल सही है। हैव के बाद V3 आना चाहिए था, आया हुआ है, तो एरर है कहां? एरर इस बात पे है, और ये बहुत एडवांस लर्नर समझ पाएंगे, मतलब अब तो सब समझ जाएंगे पर पकड़ बहुत एडवांस लर्नर पकड़ पाते। एक्सेप्ट वर्ड जो यूज किया गया है, ये वर्ड यहां पे गलत है। आप मतलब आमतौर पर ना एक ऑफर को एक्सेप्ट करते हो, एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हो। यहां पे ऑफर या प्रपोजल की बात नहीं की गई थी, यहां पे ये बात की गई थी कि हरि को अपॉइंट किया गया है लीडर एक सोशल वर्कर ग्रुप का, जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो मदद करेंगे। एक्सेप्ट मतलब यहां उनको क्या प्रपोज किया गया था कि आप मदद करोगे, उन्होंने एक्सेप्ट किया? नहीं, इसका मतलब यहां पे एक्सेप्टेड वर्ड सही नहीं है, यहां पे डिसाइडेड होना चाहिए था। अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इतना भयंकर वाला एरर है? पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? इसके बाद इंफिनिटिव दिया हुआ है। नेचुरली एक्सेप्टेड अपने बाद इंफिनिटिव नहीं लेता, जरा यूज करो तो, ही एक्सेप्टेड द ऑफर, आई एक्सेप्टेड द पनिशमेंट। एक्सेप्टेड अपने बाद नॉर्मली एक ऑब्जेक्ट लेता है जो नाउन के फॉर्म में लिखा होता है या प्रोनाउन के फॉर्म में लिखा होता है, इंफिनिटिव नहीं आता इसके बाद। ऐसा हम बहुत कम बोलते हैं कि ही एक्सेप्टेड टू हेल्प मी, ना ना ना, ही डिसाइडेड टू हेल्प मी। तो यहां पे जो इंफिनिटिव लिखा हुआ था ना, ये आपको एक इंडिकेशन था कि यहां पे एक्सेप्टेड करेक्ट वर्ड नहीं है। और दूसरा सेंटेंस का कंटेक्स्ट आपने पढ़ा था तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्सेप्टेड यहां पे करेक्ट वर्ड नहीं है भाई साहब। यहां क्या होना चाहिए था? डिसाइडेड, कि दे हैव डिसाइडेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज। अब ये जो डेवलप है ना, ये भी इंफिनिटिव है, इसके लिए टू कॉमन निकाला गया है। दो इंफिनिटिव था, हेल्प, टू हेल्प एंड टू डेवलप, जिसमें से हेल्प और डेवलप को कॉमन निकाल लिया गया। उसके पहले का जो टू है वो टू यहीं पे रहेगा। क्लियर है? क्या ये एरर समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 19। When at last we got to the theater, the much publicized program of the Bollywood stars was begun. लिखा हुआ है कि जब आखिरकार हम स्टेशन पहुंचे, we got to the theater, the much publicized program, जिस प्रोग्राम की बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की गई थी, जो much publicized प्रोग्राम था बॉलीवुड स्टार्स का, was begun, वो शुरू कर दिया गया था। राइट? आइए, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको नोट करना, ठीक है? बढ़िया सवाल है। बिगिन एक ऐसा वर्ड है जो कि ट्रांजिटिव तरीके से भी यूज किया जा सकता है और इनट्रांजिटिव तरीके से भी यूज किया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि इसका पैसिव बन सकता है, ऐसा नहीं बन सकता। इनट्रांजिटिव होगा तब तो पैसिव नहीं बनेगा, पर ट्रांजिटिव में इसका पैसिव बन सकता है। जब आप बिगिन वर्ड से ट्रांजिटिव का पैसिव बनाते हो, बिगिन वर्ड जब ट्रांजिटिव जैसा काम कर उसका पैसिव बनाते हो, तो नेचुरली इसके बाद बाय प्लस एजेंट लिखना पड़ेगा कि किसने काम शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, द पार्टी began at 9:30. They had begun the party. ये दोनों सेंटेंसेस सही है, जरा यूज देखना। द पार्टी यहां का सब्जेक्ट है, दे यहां का सब्जेक्ट है, बिगैन यहां का वर्ब है। द पार्टी बिगैन, पार्टी शुरू हुई, कब शुरू हुई? 9:30 बजे शुरू हुई। सही है सेंटेंस। क्या यहां पे कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है? नहीं। इसका मतलब यहां पे बिगन इंट्रांजिटिव है। दे हैड बिगन द पार्टी, हैड यहां का हेल्पिंग वर्ब है, बिगन यहां का मेन वर्ब है। क्या शुरू किया? पार्टी शुरू किया। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहां पे ट्रांजिटिव है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि बिगिन एक ऐसा वर्ड है जो ट्रांजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है, ये वाला, और इनट्रांजिटिव सेंस में भी यूज किया जाता है, ये वाला। ऐसे केस में जब उसका पैसिव होगा तो हमेशा आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर आपने इसके साथ पैसिव लगाया है तो आपको बाय प्लस एजेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, ये क्लैरिफाई करने के लिए कि आपने यहां पे बिगिन को ट्रांजिटिव जैसा ट्रीट किया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब आप उसको इनट्रांजिटिव में रखना चाह रहे हो और फिर वो पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं लेगा। मैंने क्या बोला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बिगिन ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव दोनों होता है। अगर आपने इसको पैसिव में रखा है तो वो आपने ट्रांजिटिव वाले फॉर्म से बनाया है। ऐसे केस में आपको बाय प्लस एजेंट क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपने क्लियरली मेंशन नहीं किया है, ऐसे केस में सेंटेंस को पैसिव में मत रखिए, क्योंकि वहां पे वो इनट्रांजिटिव जैसा काम करेगा। जैसे इस वाले सवाल में बाय प्लस एजेंट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव जैसा काम कर रहा है। आ जाओ सवाल पे। लिखा है कि व्हेन एट लास्ट वी गॉट टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वाज बिगन। वाज बिगन सही है? गलत है? गलत है। कैसे गलत है भाई?
इसीलिए गलत है क्योंकि आपने यहां पे बाय प्लस एजेंट नहीं लिखा, तो फिर आप बी प्लस V3 फॉर्म कैसे लिख रहे हो, आप इसको पैसिव में कैसे लिख रहे हो? वॉज बिगन बाय समबडी आपको ये लिखना चाहिए था ना, पर वो सेंस तो नहीं था। सेंस ये था कि पार्टी खुद ब खुद शुरू हो चुकी थी। जैसे यहां पे सेंस है कि पार्टी खुद ब खुद 9:30 बजे शुरू हो चुकी थी, तो किसी ने पार्टी शुरू किया नहीं है, पार्टी खुद ब खुद शुरू हुई है। इसका मतलब सेंस एक्टिव वॉइस का है। अगर सेंस एक्टिव वॉइस का है तो यहां पे वॉज बिगन मत लिखिए, हैड बिगन लिखिए। क्या ये बात आपको समझ में आई है? टफ सवाल था, आंसर क्या हो जाएगा? हैड बिगन। अब देखो ये भी प्रीवियस ईयर सवाल है, ऐसा नहीं कि मैं घर से लेकर आया, ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। और एक टाइम था जब एसएससी ऐसे सवाल पूछा करती थी। अभी जब मैं देखता हूं सबको वो सवाल करते हुए कि V1 है तो आपके प्लूरल है तो V1 लगेगा, सिंगुलर है तो V5 लगेगा, और उसके बाद एकदम आंखों में आंखें डाल के कहते हैं मेरी इंग्लिश अच्छी है सर, इंग्लिश में तो मुझे जरूरत नहीं है। भाई साहब, बदकिस्मती से इंग्लिश का लेवल बहुत ड्रॉप हो गया है एसएससी एग्जाम्स में, वरना सवाल तो पसीने छुड़ाने वाले ही आते थे। अब पता नहीं एसएससी की नींद कब खुलेगी। क्वेश्चन नंबर 20, several prominent figures involved in the scandal are required to appear to the investigation committee। लिखा हुआ है कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स इन्वॉल्व इन द स्कैंडल, जो कि जो स्कैंडल उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, ये वाला ना, ये वाला जो है ये वर्ब का फॉर्म नहीं है, ये आपके पार्टिसिपल फ्रेज है। कह रहा है कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स, सब्जेक्ट क्या है यहाँ का? फिगर्स है। प्रोमिनेंट इसके लिए एडजेक्टिव आ रहा है। ठीक है, ये डिटरमिनर है। सेवरल प्रोमिनेंट फिगर्स, कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स थे जो कि यहां होना चाहिए था दैट वर या हु वर इन्वॉल्व इन द स्कैंडल। तो ये जो यहां पे लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है एक रिलेटिव क्लॉज का, एक ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। ये कौन से फिगर्स जो स्कैंडल में इन्वॉल्व थे? तो ये V3 से स्टार्ट है, कहीं कोई एरर नहीं है। आर रिक्वायर्ड, उन्हें जरूरत है, टू अपीयर टू द इन्वेस्टिगेशन कमिटी, उन्हें जरूरत है कि वो इन्वेस्टिगेशन कमिटी के सामने आए। राजा के सामने आना, जज के सामने आना, कमिटी के सामने आना, उसे अपीयर बिफोर कहा जाता है। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि ही अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, वहां अपीयर के बाद बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है, अपीयर टू नहीं। गलत प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया गया है। आंसर क्या होना चाहिए था? अपीयर बिफोर द इन्वेस्टिगेशन कमिटी। क्या ये चीज क्लियर है? आ गया 21 पे। मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग वेयर शी एंड हर वर्कर्स कुड टेक केयर फॉर द पुअर पीपल ऑलवेज। गलत है, एक्चुअली सेंटेंस बहुत अटपटा है। ठीक है, और ऐसे सवाल पूछने नहीं चाहिए एसएससी को। दो पार्ट में एरर है, देख लो। लिखा है कि मदर टेरेसा सब्जेक्ट है, आस्क्ड अ बिल्डिंग। क्या मदर टेरेसा ने किसी बिल्डिंग को पूछा? बिल्डिंग को इंसान है क्या कुछ पूछे कि ये बिल्डिंग सुनो, मेरी बात सुनो, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं ना। उन्होंने एक बिल्डिंग की डिमांड की, तो डिमांड करने को ना आस्क फॉर कहा जाता है। आई आस्क्ड फॉर अ कप ऑफ कॉफी, मैंने एक कप कॉफी मंगवाई, तो आस्क्ड फॉर कहा जाता है। लिखा मदर टेरेसा आस्क्ड अ बिल्डिंग, आस्क्ड अ बिल्डिंग नहीं, आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग। मदर टेरेसा ने एक बिल्डिंग के बारे में पूछा, आस्क्ड फॉर अ बिल्डिंग, मतलब उन्होंने डिमांड किया। कौन सी बिल्डिंग? वेयर शी एंड हर वर्कर्स, जहां पे वो और उनकी वर्कर्स कुड केयर फॉर द पीपल ऑलवेज। ये ऑलवेज का पोजीशन गलत है, आपको पढ़ने में ही अटपटा लग रहा होगा। होना क्या चाहिए? कुड ऑलवेज केयर फॉर द पुअर पीपल, कि वो लोग आप हमेशा जो पुअर पीपल है उनकी देखभाल कर सके, या कुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पुअर पीपल। आप इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे, जिसका मतलब है दो पार्ट में एरर है, एक एरर यहां पर है, एक एरर यहां पर है। ये आई एम अज्यूमिंग कि इसमें नंबर मिल गया होगा स्टूडेंट्स को। ठीक है, क्योंकि दो दो पार्ट में एरर है। खैर, हमें रूल्स रिवाइज करने से मतलब है, हमें समझ में आ गया। यहां पे एक नया चीज हमने सीखा कि आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, और ऑलवेज एक जो कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। ठीक है, ये एटलीस्ट मेन वर्ब के आसपास होता है। तो क्या होना चाहिए? कुड ऑलवेज केयर। अगला, when Anand reached the village, he found that reports about him preceded him। जब आनंद गांव पहुंचा, उसे यह पता चला, क्या पता चला? रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम, उसके बारे में जो रिपोर्ट्स है ना वो उसके पहले पहुंच गए थे। ठीक है, अब मान लो आनंद एक व्यक्ति है जो कि शहर गया कमाने के लिए और वापस गांव आया बहुत पैसे लेकर। लोगों ने पूछा कि भाई आनंद क्या करते हो? उसने बोला मैं तो वहां जिला में जाके वहां का आईएएस बन गया। अब सबने भाई पूरा शोर मचा दिया कि आनंद बाबू जो है वो आईएएस बन गए। बाद में उन्हें बिना बताए कोई ढूंढने उनको चला गया। वहां जाकर समझ में आई तो स्मगलिंग करते हैं। अब जब आनंद गांव आया, उनके पहले न्यूज पूरे गांव को पता चल चुकी थी और लोग थू थू कर रहे थे कि ये तो स्मगलिंग करता है, झूठ बोलता है, आईएएस बन गया। यहां वही कंटेक्स्ट है कि जब आनंद गांव पहुंचा, उसे ये पता चला कि उसके बारे में रिपोर्ट जो है वो उसके पहले ही पहुंच चुके थे, उससे प्रीसीड कर चुके थे। अब मान लेते हैं कि आनंद गांव पहुंचा ट्यूसडे को, लेकिन रिपोर्ट्स तो पहले आ गई थी, तो रिपोर्ट्स तो मंडे ही पहुंच गई है। बताना क्या हम यहां पे दो इवेंट्स ऑफ पास्ट देख रहे हैं? हाँ जी, दो इवेंट्स ऑफ पास्ट देख रहे हैं। तो जो घटना पहले हुई, क्या उसमें हैड प्लस V3 नहीं होना चाहिए?
ये वाला रूल क्या हमने आज रिवाइज नहीं किया है ना? इसका मतलब यहां पे एरर है या नहीं है? बिल्कुल एरर है। क्या लिखा हुआ है? व्हेन आनंद रीच्ड द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। यहां पे होना क्या चाहता है? हैड प्लस V3, प्रीसीडेड नहीं होगा, हैड प्रीसीडेड होगा। रिपोर्ट्स अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड हिम। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिसेंटली मैंने अपने ऐप पे, मेरा एक ऐप है क्यूइंग नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ऐप पे मैंने रिसेंटली एक प्रीवियस ईयर का कोर्स लॉन्च किया है विच इज कॉल्ड 4500 ग्रामर PYQs। ठीक है, इस कोर्स का नाम है 4500 ग्रामर PYQs, जिसमें मैंने लगभग 1500 जो मिक्स्ड एरर्स हैं वो पढ़ाने हैं, 1500 सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ाने हैं, 1000 के आसपास में चैप्टर वाइज एरर्स पढ़ाने हैं, और लगभग 500 के आसपास में आपको नरेशन और वॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस नरेशन और वॉइस का थियोरी भी मिलेगा। केवल 2 चैप्टर का नरेशन वॉइस का थियोरी भी मिलेगा। लगभग 3000 के आसपास में क्वेश्चंस उसमें ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो आने वाले जो मंथ्स है उसमें होंगे। ठीक है, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरे मिल जाएंगे। जो कोर्स की प्राइस है वो 699 है, लेकिन अगर आप वहां पर क्यूइंग 200 कोड अप्लाई कर लोगे तो ये आपको केवल 499 में आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्काउंट केवल 1000 बच्चों तक है, इसके बाद ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता अभी कितने हुए हैं, ये डिस्काउंट है भी या नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर 1000 के अंदर होगा तो ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में मैंने एक पूरे डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे डाली है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे रिक्वेस्ट है कि कोर्स में एनरोल करने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, जिस वीडियो में मैंने समझाया कि कोर्स में क्या मिलेगा और क्या लिमिटेशन है। इस कोर्स के कुछ लिमिटेशन है कि कितने डिवाइस पे चलेगा, कौन से डिवाइस पे चलेगा, इनको लेके कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एकदम से सुनकर कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एनरोल करना है, जाकर एनरोल मत कर लेना। ठीक है, एनरोल कैसे करना है? आपको एनरोल करना है भाई साहब, पहले ये वीडियो देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहले ये वीडियो देख लो कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपके मतलब की है भी या नहीं, उसके बाद एनरोल करना। ठीक है, डायरेक्ट परचेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके बाद उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है। पहले इत्मीनान हो जाओ, उसके बाद कोर्स खरीदना। हड़बड़ाना मत कोर्स खरीदने में, गलती हो जाएगी, नॉन रिफंडेबल कोर्स है, कोई पैसा वापस नहीं होगा, नहीं चलेगा डिवाइस में, परेशानी होगी आपको और आपको लेकर हम भी परेशान होंगे। ठीक है, इससे सब कुछ पहले इत्मीनान से देख लेना, उसके बाद एनरोल करना। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। 23 पर आते हैं, लिखा है इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। लिखा है भारत में इन इंडिया वर्किंग वुमेन, यहां ध्यान दीजिएगा वुमन लिखा हुआ है, वुमन सिंगुलर होता है। लिखा है लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब भारत में जो है वो जो महिलाएं हैं ना, जो महिला है वो 2 तरीके जिंदगी जीती है, 2 जिम्मेदारियां उठाती हैं। अगर वो शादीशुदा इफ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली, अगर वो उनकी शादी हो चुकी है और वो शादीशुदा है और परिवार है उनका, तो वो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाती है। लिखा है इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ दे आर मैरिड। दे किसके लिए आ रहा है? किनकी शादी होने की बात हो रही है? वुमेन की। अच्छा, वुमेन तो सिंगुलर है, इसका मतलब क्या हम उसके लिए दे यूज कर सकते हैं? पता नहीं, चेक करते हैं। फिर तो ये एरर होना चाहिए, शी होना चाहिए। अच्छा, अगर हम यहां शी लिखेंगे तो फिर यहां हैव को भी हैज करना पड़ेगा, ये बात भी आप समझ रहे हैं ना? आगे बढ़ेंगे। लिखा वर्किंग वुमेन लीड तो वर्ब का पहला फॉर्म है, यहां तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसका मतलब एरर तो ये भी है, क्या होना चाहिए? लीड्स होना चाहिए। तो अगर हम ये वुमेन को कंसिडर करके चीजों को सिंगुलर रखने की कोशिश करते हैं तो देखो कहां कहां एरर है। वुमेन सिंगुलर था तो हमें लीड को लीड्स करना पड़ेगा, पहला एरर। दे को शी करना पड़ेगा, दूसरा एरर। दे आर को शी इज करना पड़ेगा, दूसरा एरर। हैव को हैज करना पड़ेगा, तीसरा एरर। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम 2 को भी एरर कर दें, 3 को भी एरर कर दें, केवल एक वर्ड को बचाने के चक्कर में? नहीं। कॉमन सेंस ये कहता है अगर ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, आर प्लूरल है, तो इसको भी प्लूरल करो। ऐसा सवाल हमने किया था, तब हमने वुमन मैन को मेन किया था, या उल्टा कुछ था। अब यहां वुमन लिखा हुआ है तो इसे वीमेन कर दो ना। वैसे भी हम जेनरिक बात कर रहे हैं, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, तो वीमेन बोलिए। आंसर क्या हो जाएगा? वीमेन। क्लियर? 24 द गवर्निंग बॉडी कंप्राइजेस ऑफ सेवरल डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज। ये बहुत रटा रटाया एरर है पर इंपॉर्टेंट है तो मैंने बता दिया है। देखो कंप्रिज क्या लिख दिया? कंप्रिज एक ऐसा वर्ड है जिसके अंदर ऑफ का एलिमेंट छुपा है। कंसिस्ट ऑफ को ही कंप्रिज कहा जाता है, कंसिस्ट ऑफ को ही कंप्रिज कहा जाता है। जब हम इसको ये लिखते हैं कि कंप्रिजेस ऑफ, तो हम एक एरर कर जाते हैं, क्योंकि कंप्रिजेस एक ऐसा वर्ड है जो कि ट्रांजिटिव है, इसके बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट आएगा। हम यहां पे ऑफ का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो एरर यह है कि कंप्रिजेस के बाद ऑफ नहीं होगा, आप केवल कंप्रिजेस छोड़िए। अगला,
द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विथ नेचर एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म। लिखा है कि जो हमारी जिंदगी दिन ब दिन और मैकेनाइजेशन जिंदगी का होता जा रहा है ना, उसने हमें और ज्यादा नेचर के कॉन्टैक्ट से दूर हमें लेकर आ गया है, और जो खेती गृहस्थी की जो कला थी उससे हम दूर आ चुके हैं। क्या लिखा हुआ है? द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ। मैकेनाइजेशन यहां का सब्जेक्ट है, इंक्रीजिंग यहां के लिए वर्ब है, बढ़ता हुआ के सेंस में इंक्रीजिंग बोला गया है, ठीक है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की जो बढ़ती हुई जो मशीनीकरण है, हैव लेड अस, ध्यान दीजिएगा, लिखा है हैव लेड अस फार्दर अवे। हमारा सब्जेक्ट क्या था? मैकेनाइजेशन। क्या सिंगुलर है या प्लूरल है? एस तो नहीं लगा, मतलब सिंगुलर है। अगर वो सिंगुलर है तो क्या वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए? 100% वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। तो यहां लिखा था हैव लेड अस, क्या होना चाहिए? हैज लेड अस। हैज के बाद V3 होगा, तो देखो हैज के बाद V3 है, लिखा है हैज लेड अस, ठीक है। अब इतना सवाल होता तो मैं डालता नहीं ना इसमें, इतना सिंपल सवाल होता तो। क्या लिखा है? द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैज लेड अस, एक और एरर है, फार्दर अवे। ध्यान दीजिएगा, फार्दर और फर्दर ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। फार्दर मतलब होता है दूर का, ये पोजीशन बताने या डायरेक्शन बताने के सेंस में यूज किया जाता है। फर्दर मतलब होता है आगे, ठीक है। यहां क्या लिखा हुआ था कि जो इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन है लाइफ का, उसने हमें फिजिकली कांटेक्ट नेचर से दूर कर दिया, मतलब हम नेचर से 10 किलोमीटर दूर जाकर बसे। क्या यह सेंस था? नहीं, यहां तो मेटाफोरिकली बोला जा रहा था कि हम दूर होते जा रहे हैं, और दूसरा हम अवे होते जा रहे हैं। कितना अवे? और आगे। तो ये और वाले सेंस में था कि फर्दर अवे मतलब पहले ही दूर थे, अब और ज्यादा दूर हो रहे हैं, तो उसे फर्दर कहा जाता है, फार्दर नहीं। इसका मतलब एरर क्या होगा? पहला, यहां पे हैव नहीं होना चाहिए, हैज होना चाहिए। दूसरा, फार्दर नहीं होना चाहिए, फर्दर होना चाहिए, फर्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट। आई होप ये जो 25 सवाल मैंने आपको कराए हैं, इनसे आपके अच्छे खासे रूल्स रिवाइज हो गए होंगे। आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि 25 में से आपने कितने करेक्ट किए, ताकि मैं ये डिसाइड कर पाऊं कि फर्दर जो आने वाले वीडियोस हैं उनमें डिफिकल्टी लेवल क्या रखना है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का डिफिकल्टी लेवल ये है कि वो 20 से कम लेकर आ रहे हैं, तो फिर यही डिफिकल्टी लेवल मेंटेन करूंगा मैं। 15 से कम आ रहा है तो मैं डिफिकल्टी लेवल डिक्रीज करूंगा। अगर 20, 22, 23 मैक्सिमम लेकर आ रहे हैं तो फिर डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज करूंगा। तो ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर कि मुझे डिफिकल्टी लेवल फ्यूचर वीडियोस में क्या रखने हैं। आप मुझे बताइएगा 25 में से कितने करेक्ट किए। और अगर आपको पढ़कर मजा आया मेरे से, तो चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा, बिल्कुल पाप लगेगा, मत कीजिएगा, शेयर भी मत कीजिएगा, और लाइक तो करना ही नहीं है, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।